हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाया है। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इजीली और बहुत ही टू द पॉइंट वे में समझाया है अबाउट परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट। तो ये वीडियो आप जा करके देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आस्ट है। तो चलते पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला है परमानेंट सेटलमेंट इन 1773 the zamindars are required to issue pattas to the farmers which were not issued by many zamindars. The main reason was, ये यूपीएससी 2001 में पूछा हुआ है। स्थायी बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों को किसानों को पट्टे पट्टे जारी करने की आवश्यकता होती है जो कई जमींदार द्वारा नहीं किए जा रहे थे। कारण क्या था? जमींदार पर किसानों का भरोसा था। जमींदार पर कोई अधिकारी जांच नहीं थी। जमींदारों पर कोई अधिकारी जांच नहीं थी। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। किसानों को पट्टे प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या था। तो इसे कॉर्नवालिस लाए थे 1793 के अंदर। ये मेनली बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस के अंदर लागू हुआ था। इसमें जो जमींदार थे उन्हें ओनर डिक्लेयर किया गया था जब तक वो टैक्स भरते हैं, टिल दे पेड टैक्सेस। अगर टैक्स वो जमा नहीं करते थे तो उनके लैंड को सेल ऑक्शन कर दिया जाता था। जमींदार को जब ओनर डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके पास हेरिडेटरी राइट्स दिए गए जिसके तहत वो लैंड को सेल कर सकते थे, लीज कर सकते थे या ट्रांसफर कर सकते थे। जमींदार को अपने टेनेंट्स को या अपने रैयत को पट्टा देना था। पट्टा वो डॉक्यूमेंट था जिसमें दो डिटेल बेसिक होते थे। पहला एरिया ऑफ लैंड जो उन्हें कल्टीवेट करना है, और दूसरा रेंट टू बी पेड। रेंट टू बी पेड कि कितना रेंट उन्हें पे करना है या कितना टैक्स पे करना है। जो टैक्स उस समय होता था अंडर परमानेंट सेटलमेंट, वो अगर 11 पार्ट्स प्रोड्यूस होता था तो उसका 10 पार्ट्स ब्रिटिश रखते थे, 10 आउट ऑफ 11, एंड 1 आउट ऑफ 11 जमींदार लेते थे। तो 10 आउट ऑफ 11 ऑलमोस्ट आपका 89% है और 1 आउट ऑफ 11 ऑलमोस्ट 10%, 11% है। तो ये उस समय सिस्टम हुआ करता था अंडर परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। ये जो हेरिडिटरी राइट्स दिए जाते थे वो 10 ईयर्स के लिए दिए जाते थे, और इस डेसिनियल सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट भी जाना जाता था। तो अपने ऑप्शंस की तरफ। जमींदार वे ट्रस्टेड बाय फार्मर्स, ये ऑप्शन नहीं है। देयर वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं, ये जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। फार्मर्स वे नॉट इंटरेस्टेड, ये गलत है। तो सही ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार। जमींदार के ऊपर कोई ऑफिसर नहीं था जो चेक करे कि वो पट्टा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ब्रिटिशर को सिर्फ लैंड से रेवेन्यू जनरेशन का पर्पस था, उन्हें सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था। The next question is from CDS 2013. परमानेंट जमींदारी सिस्टम सेटलमेंट ऑफ, यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द परमानेंट जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। स्टेटमेंट 2 है, द न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स बिकेम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलाइज ऑफ ब्रिटिश एंड वेर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। देखते हैं कथन एक, भूमि के स्थायी जिम्मेदारी बंदोबस्त में जिम्मेदारी हिंदी इंडिया। कथन एक, भूमि की स्थायी जमींदारी बंदोबस्त ने जमींदारों को एक नया वर्ग बनाया। जमींदार का एक नया वर्ग बनाया। कथन दो, जमींदार का नया वर्ग अंग्रेजों का मजबूत राजनीतिक सहयोगी बन गया और ब्रिटिश प्रभुत्व को जारी रखने में रुचि रखने लगा। तो कौन सा सही है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को एज ओनर डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिश के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये डेसिनियल सेटलमेंट को ही परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना गया था, और ओनर्स जब बन गए तो इन्हें हेरिडिटरी राइट्स भी दिया गया था जिसके तहत ये लैंड को सेल, लीज या ट्रांसफर कर सकते थे।
और जो टैक्स था, अगर 11 पार्ट्स का इनकम होता था लैंड से तो 10 पार्ट्स ब्रिटिश रखते थे, और जो जमींदार था 1/11 पार्ट रखता था। और इसके पहले, परमानेंट सिस्टम के पहले, हेस्टिंग के द्वारा इजारेदारी, जो हम लोग आजकल अपने गांव में भी सुनते हैं, इजारेदारी सिस्टम लाया था, जिसके तहत यूरोपियन बिडर्स आए थे, यूरोपियंस को लैंड दिया गया था और उनसे टैक्स की वसूली किया जाता था। और इजारेदारी सिस्टम या वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही ये सिस्टम के तहत जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन था, लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो इंडियन के हाथ से चल के ब्रिटिश के हाथ में चला गया। ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ इंडियंस को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन से। तो इसमें आपका स्टेटमेंट वन सही हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, कि दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्यता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2011 प्रीलिम्स का है। The tendency for increased litigation was visible after introduction of land settlement by Cornwallis in 1793. The reason for this normally in 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के बाद मुकदमेबाजी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। इसके कारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रावधान से पता लगाया जाता है? तो इसके पीछे थोड़ा जानकारी दे दूं कि मुकदमेबाजी क्यों बढ़ी थी। तो कॉर्नवालिस ने लैंड रेवेन्यू के साथ साथ जो परमानेंट सेटलमेंट है उनका, उसके साथ साथ उन्होंने 2 मेजर रिफॉर्म्स किए थे। पहला रिफॉर्म था कोर्ट फी। जो फी लगता है कोर्ट में हमें कोई भी केस करने या कोई भी सरकारी सेवा लेने के लिए, इस कोर्ट फी को समाप्त कर दिया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट उन्होंने जो मेजर चेंजेस किया था वो था कि राइट टू अपील को एक्सटेंड कर दिया था, जिसके कारण उस समय कोई भी किसी को भी कोर्ट में घसीट के ला सकता था, ड्रैग एनीवन टू कोर्ट। और कोर्ट फीस समाप्त हो जाने के बाद मुकदमा करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि कोई फीस नहीं लगता था। नेक्स्ट जो उन्होंने मेजर चेंजेस किया था कि जो इनह्यूमन पनिशमेंट है, जैसे कि किसी का हाथ पैर काट देना, कटिंग ऑफ लिम्स, या फिर नोज या फिर ईयर्स, अगर आप हाथ पैर किसी का काट देते हैं, नाक कान काट देते हैं, तो ये पनिशमेंट के कैटेगरी से हटा दिया गया था। दिस वॉज एबॉलिश्ड। तो इसी के कारण जब लैंड में विवाद होता था तो कोई भी कोर्ट चला जाता था, क्योंकि वहां कोर्ट फीस नहीं था। कोर्ट के डिसीजन से अगर संतुष्ट नहीं हुआ या अगर किसी और को कोर्ट में खींचना है तो राइट टू अपील उनको मिल गया था, जिसके कारण मुकदमेबाजी बढ़ गई थी। और जब भूमि का विवाद होगा तो वहाँ लड़ाई होगा तो पनिशमेंट, लड़ाई होगा तो वहाँ मारपीट होगी, हाथ काट दिया जाता, नोज कान काट दिया जाता, नाक काट दिया जाता। तो इसके लिए पनिशमेंट को जो है पनिशमेंट के कैटेगरी से इन्हें हटा दिया गया था। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्ग विज द रियॉट, मतलब रियॉट के कंपैरिजन में जमींदार का पोजीशन स्ट्रॉन्ग किया गया था। ये किया गया था लेकिन ये लिटिगेशन का कारण नहीं था। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलॉर्ड, ये कहीं से नहीं सही है। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, ये ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन सही है ये डी, नन ऑफ द अबव। तीनों में से कोई कारण नहीं है, ऑप्शन डी। रैयत के मुकाबले जमींदार की स्थिति मजबूत बनाना, ये परमानेंट सेटलमेंट के तहत किया गया था, बंदोबस्ती के तहत किया गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये गलत है। न्यायिक प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना, ये गलत है। से ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। कारण यह है कोर्ट फीस, राइट टू अपील और इनह्यूमन पनिशमेंट को पनिशमेंट के कैटेगरी से हटाना। नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है रैयतवारी सिस्टम में। द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाई पीजेंट टू द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रायोट्स। द लैंड वेयर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित बातें पर विचार करें। लगान का भुगतान किसानों के द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। तो आइए रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम, ये थॉमस मुनरो, जो उस समय के गवर्नर थे मद्रास के, उनके द्वारा ये लाया जाता है 1820 में।
ये बेसिकली साउथ के एरियाज में जैसे मद्रास, कोयम्बतूर, मदुरई, महाराष्ट्र के एरिया में ये एम्प्लॉय के एरिया में इसे लागू किया जाता है और इसका सक्सेस देने के बाद इसे एक्सटेंड किया जाता है टू ईस्ट आसाम और कूर्ग। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर गवर्नमेंट, जमींदार और रैयत। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रैयत टैक्स जमींदार को देते थे, जमींदार सारे रैयतों से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती थी। लेकिन ये जो मिडिलमैन है इसे रैयतवारी सिस्टम में हटा दिया जाता है। रैयतवारी सिस्टम में रैयत डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। अगर हम कंपेयर करें परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी को, तो लैंड का ओनरशिप जो था जमींदार ओनर होते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट रैयत को ओनर बनाया गया था, ओनर ऑफ लैंड। ये मेजर डिफरेंस है। इसमें जो टैक्स है वो 50% था ड्राई लैंड के लिए और 60% था वेट लैंड के लिए। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं रैयतवारी सेटलमेंट के। तो चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय, तो चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था, ये सही है। सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए, ये भी सही है। पट्टे जो है इसमें सरकार डायरेक्ट देंगी रैयतों को, सरकार डायरेक्ट देगी रैयत को पट्टा। जबकि जमींदारी सिस्टम में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जमींदारी सिस्टम में रैयत को पट्टा जमींदार देंगे। और क्योंकि इस पर कोई अधिकारी चेक नहीं था, कोई ऑफिशियल चेक नहीं था, इसीलिए ये सिस्टम को नहीं फॉलो किया जाता था उतना स्ट्रिक्टली। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट रैयत को पट्टा देगी। थर्ड है, कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था, तो ये ऑप्शन भी सही है। चार्ल्स रीड इस फॉर्मूले को डिवाइस करेंगे कि कैसे मूल्यांकन किया जाए, असेसमेंट कैसे किया जाए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेर इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ये सब में से क्या लाए थे? निम्नलिखित पर विचार करें। मिट्टी की प्रकृति तथा फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण, युद्ध में चला तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन बेसिस ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। तो ये अकबर के नवरत्न तोडरमल के द्वारा किया गया था। वो कहते हैं थे कि जो भू राजस्व का निर्धारण है, जो टैक्स का असेसमेंट है, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल की गुणवत्ता और फसल की गुणवत्ता, फसलों की गुणवत्ता के ऊपर निर्धारण करना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ब्रिटिशर लेके नहीं आए थे, ये अकबर के नवरत्न तोडरमल का आइडिया था, तोडरमल का। नेक्स्ट, यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, लड़ाई में तोपों का चलन। तो जैसा कि हमने मेडिवल हिस्ट्री से हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो सिस्टम है बाबर ने सबसे पहले यूज किया था इन बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ पानीपत, जहां वो युद्ध करते हैं इब्राहिम लोदी से। ये और बाबर ये बैटल जीत जाते हैं। तो ये भी गलत है, ये ब्रिटिशर नहीं लाए थे, ये बाबर लाए थे इंडिया में। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम देखेंगे कि पोर्टुगीज आते हैं इंडिया में। फर्स्ट पोर्टुगीज वास्को डिगामा आते हैं ऑन 17 मई 1498 ऑन पोर्ट ऑफ कैलिकट, और ये अपने साथ लेके आते हैं टोमेटो का कॉन्सेप्ट, टोमेटो की खेती का कॉन्सेप्ट, पोटैटो, चिलीज और टोबैको।
तो ये सारा जो है पोर्टुगीज़ के द्वारा इंडिया में लाया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनमें से कुछ भी ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं लाया गया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का है। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भूमि सुधार के संदर्भ में स्वतंत्र भारत में, अब जब भारत आजाद हो चुका था तब, सीलिंग कानूनों का उद्देश्य पारिवारिक जोत पर था, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीन को कृषि भूमि उपलब्ध कराना था। इसके परिणाम स्वरूप खेती के प्रमुख रूप में नकदी फसलों की खेती हुई। भूमि सुधार में अधिकतम सीमा की कोई छूट नहीं दी गई। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 7% पीपल के पास, 7% लोगों के पास 75% लैंड था। ये ब्रिटिश के पुअर लैंड पॉलिसी की वजह से था, जिसके बाद गवर्नमेंट को लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज लाने पड़ी थी, जिसमें एक लैंड रिफॉर्म लानी पड़ी थी। ठीक है, तो जो लैंड पॉलिसीज आई थी उसमें निम्नलिखित बातें थी। पहला, जो सीलिंग था वो इंडिविजुअल के ऊपर था कि एक इंडिविजुअल कितना मैक्सिमम लैंड को होल्ड कर सकता है, कितना लैंड वो कितना जमीन वो रख सकता है, ना कि फैमिली होल्डिंग पे कोई लिमिट नहीं था। फैमिली होल्डिंग पे कोई लिमिट नहीं था, लिमिट था इंडिविजुअल होल्डिंग पे। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। द सीलिंग वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग नॉट इंडिविजुअल, ये रिवर्स है। सीलिंग फैमिली होल्डिंग पे था, ना कि इंडिविजुअल होल्डिंग पे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एक्सेम्पशन टू सीलिंग, कोई भी छूट नहीं दी गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वैसे लैंड जो टी का कल्टीवेशन करते थे, कॉफ़ी का कल्टीवेशन प्लांटेशन करते थे, रबर का करते थे, जिनके पास फलों की बागान ऑर्चर्ड हुआ करती थी, इन सबको एग्जेम्पशन दिया गया था सीलिंग के अंदर कि आप कितना भी लैंड होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सीलिंग दी गई थी, सीलिंग में एग्जेम्पशन दी गई थी टू दिस टाइप ऑफ लैंड ओनर्स। नेक्स्ट, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाता है बी। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग लैंड, सही ऑप्शन हो जाता है बी। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि उपलब्ध कराना था। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और सभी से एज लेते रहिए, क्योंकि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रहा है और हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप से सबको आगे रख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।